Okay, so now we'll start with the kingdom of Mysore. Now, this is another important kingdom that emerged in the 18th century. अब ऐसे तो मैसूर ये एक पहले से भी राजघराना था. इट वॉज अंडर द रूल ऑफ वोडेयार फैमिली. और ये विजयनगर एम्पायर एक हुआ करता था यहाँ पर 14th सेंचुरी में, साउथ इंडिया में. तो विजयनगर एम्पायर के बाद से ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मैसूर की बात करें, प्रेजेंट डे कर्नाटक में आता है. वैसे अभी राइट नाउ देयर इज अ मैसूर सिटी, बट वो मैसूर सिटी नहीं, मैसूर वाज अ बिग किंगडम इन दोज डेज. अभी हम उसके मैप देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा. तो जब से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो तब से एज सच उस पर्टिकुलर रीजन पे किसी की एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं थी. नाउ इवन ड्यूरिंग द मुगल रूल, ड्यूरिंग औरंगजेब ऑल्सो, दिस मैसूर एरिया हैड अ नॉमिनल, बेसिकली you can say, it represented a nominal सुजरेनिटी अंडर मुगल एम्पायर. और ये जो मुगल एम्पायर का भी बहुत बड़ा, मतलब उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था. तो अब यहाँ पर जो वोडेयर फैमिली रूल कर रही थी, ये एक ठीक ठीक चल रही थी. सो इट वाज अंडर देवराज एंड नंजराज. एंड वहाँ का एक चिक्का कृष्णराज करके किंग था, उसको उन्होंने एक पपेट की तरह बना के रखा था. ये लोग उसके नवाब थे एंड वर्चुअल रूलर्स. सो अंडर दीज पीपल एक उनका पेटी ऑफिशियल था, हम्बल बैकग्राउंड से, एक सोल्जर था बाय द नेम हैदर अली. और ये जो हैदर अली था, ये अपने एबिलिटी और कैरिश्मा की वजह से धीरे धीरे राइज हुआ. ऐसे हिस्ट्री में कई उदाहरण है जो हम्बल बैकग्राउंड से और नॉर्मल फुट सोल्जर से राइज होते होते टॉप तक पहुंचे. और यूरोप में भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन, जो एक फ्रेंच रूलर था एंड अ वेरी पावरफुल किंग बोल सकते हो उसको. किंग नहीं बोलते थे उसको बिकॉज ही वाज नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, बट अदरवाइज he had a substantial control on many parts of Europe. तो वो भी एक नॉर्मल सोल्जर से ही राइज होके ऊपर आया. तो ऐसे इंडिया में भी कई सारे, मेडिवल इंडिया में, इवन एंशियंट इंडिया में भी कई ऐसे एग्जांपल्स है जो हम्बल बैकग्राउंड से टॉप तक पहुंचे. तो ये जो अ, हैदर अली था, इसका भी ऐसा ही बैकग्राउंड था. बेसिक सोल्जर की तरह ज्वाइन करके अपना राइज होते होते ये ऊपर तक पहुंचा. और फाइनली इसने अपने इनको टॉपल कर दिया, जो वहाँ के बेसिक रूलर्स थे, और सत्ता काबिज कर ली. अब ये भले ही वैसे ये एजुकेटेड नहीं था, ही वॉज ऑलमोस्ट इलिटरेट, बट ही हैड एक्सलेंट स्टेट्समैनशिप जिसको बोलेंगे. और उसके अलावा ही वॉज अ ब्रिलियंट कमांडर, विजनरी. और ऑब्वियसली बात है कि ये सब क्वालिटीज नहीं होती तो वहां तक पहुंचता भी कैसे. वो एक हम्बल सोल्जर की तरह ही रिटायर हो जाता या लड़ते लड़ते कहीं मर जाता. तो अंडर हिम बेसिकली दिस मैसूर किंगडम एक्सपैंडेड. और उसने कई सारे टेरिटरीज कैप्चर की. और इनफैक्ट इसको जो छोटे मोटे चीफ, जमींदार और ये सब था, इन सबको अपने अंडर, अपने वन अम्ब्रेला में लाया. एंड यू कैन सी इट इज अ सब्सटेंशियली लार्ज एरिया. नाउ यू कैन कंपेयर इट विथ द औरंगजेब मुगल एम्पायर. लेकिन फिर भी साउथ इंडिया का एक सबसे पेनिनसुलर इंडिया का सब्सटेंशियल एरिया इसके कंट्रोल में था. तो अब इसने जब ये किया तो ये इसका विजनरी होने का एक सबसे बेस्ट पार्ट कैसा है कि अब जब ये था, तब ऑलरेडी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह इंडिया में आ चुकी थी. और उसने वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन द स्पेशली इन द सेंस ऑफ मिलिट्री, इसको बहुत जल्दी पहचान लिया कि अपनी मिलिट्री को भी वेस्टर्न वे में आर्म करना चाहिए. तो जिसमें होता है ना मॉडर्न वेपन्स, गन्स और मिलिट्री ट्रेनिंग यूरोपियन लाइंस पे, और वो डिसिप्लिन वो लाना, तो वो सब उसने उसमें किया. और उसने फ्रेंच एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था अपने इनको ट्रेन करने के लिए. एंड इवेंचुअली ही थ्रू नंजराज और देवराज जो इनके यहाँ के ये थे, एंड ही कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ बिदनौर, सुंडा, सेरा, कनारा एंड मलाबार. कनारा मतलब एरिया है वो, उसको कैनरा भी बोलते हैं, कैनरा बैंक भी तो है, तो वो वहीं की है. ओके. और फिर ही सून अडॉप्टेड. एक्चुअली जितने भी किंगडम्स बाद में उभर के आया, इन लोगों ने एक चीज इन सब में कॉमन थी, विच ऑल्सो इंक्लूडेड द मराठा और सिख्स, या बाकी के भी जितने भी बंगाल और हैदराबाद हमने ये सब देखे,
they all adopted the similar Mughal administrative and revenue system. Okay. And apart from that, अब इसके ये देखो, ये जो इसका पार्ट है, इसका ये जो पार्ट है, इसके ऊपर का पार्ट, यहाँ पर मराठास थे, इधर निजाम का राज था। और ये जो कार्नेटिक एरिया है, ये बेसिकली ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी के चलते फाइनली ब्रिटिश को मिल गया था इसका सब्सटेंशियल कंट्रोल। तो ये इस तरफ था। तो अब ये जो किंगडम ऑफ मैसूर है, इसको हर तरफ से खतरा था। यानी इधर से मराठास का खतरा, इधर निजाम का, और यहाँ पे ब्रिटिश। तो इफेक्टिवली ये इनको हर तरफ, हर फ्रंट पे ही वॉर लड़ने पड़े, और इस तरफ तो समुद्र है, उधर से कोई खतरा नहीं। तो साउथ में एक ट्रेवनकोर किंगडम इधर बड़ा हो रहा था, वो हम अभी इसके इसी के साथ नेक्स्ट जो किंगडम करेंगे वो ये है केरला का एरिया। इसमें कौन कौन से किंगडम्स थे और कौन सा उसमें उभर के आया। तो खैर फिलहाल हम मैसूर की बात करते हैं। तो ही हैड फॉर्मिडेबल एनिमीज ऑन ऑल साइड्स। तो इसमें अब कैसा था, मराठास तब पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे अंडर पेशवास। और निजाम तो ऑलरेडी, निजामुल मुल्क की जो हमने बात की, वो यहाँ पे इसने अपना एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन इसने कई सारे अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को फिर भी प्रोटेक्टेड रखा। लेकिन उसका एक मेन जो राइवल यहाँ पे था, एंड अ स्ट्रॉन्ग राइवल, दैट वाज द ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश के साथ इनके फिर फाइनली कई सारे वॉर्स हुए, एंड देयर वर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो जिसमें इनफैक्ट शुरुआत के जो छोटे मोटे वॉर्स थे वो तो इसने बहुत सारे जीते, ब्रिटिश को ऑलमोस्ट खदेड़ के रख दिया था। लेकिन ब्रिटिश भी कोई कम नहीं थे ना, उनके पास उनका भी अपना व्यू था, एक विजन था। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, उसमें इनफैक्ट ब्रिटिश वर डिफीटेड। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, उस वो सब एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में भी हम अभी करेंगे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, वो उसमें इट वाज अ स्टेलमेट, यानी इनकंक्लूसिव जिसको बोलते हैं। बट इन दैट वॉर हैदर अली डाइड, एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज वेरी एबल सन, एंड दैट वाज टीपू सुल्तान, जिसका सबने नाम सुना ही होगा। और टीपू सुल्तान के अंडर में मैसूर किंगडम काफी पावरफुल हुआ। खैर उसको बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि टीपू के टाइम पे इधर मराठास भी नॉर्थ में स्ट्रांग हो रहे थे, इधर निजाम का भी खतरा था। बट अगेन टीपू सुल्तान ऑल्सो हैड टू फाइट 2 मेजर वॉर्स विथ द ब्रिटिश। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये ब्रिटिश के साथ उसका हुआ। एंड फाइनली जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था 1799 में, उसमें in that war he personally participated, he actually used to participate personally only, and he died 1799 में। तो फिर तब से मैसूर बिकेम, मैसूर अगेन केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। लेकिन मैसूर को ब्रिटिश ने सच एनेक्स नहीं किया, उन्होंने फिर वहां पे वही किया जिनको, जिस फैमिली को हैदर अली ने वहां से टॉपल किया था, उडियार फैमिली, उस फैमिली को ब्रिटिश ने वहां पे रिस्टोर कर लिया। बट ऑफ कोर्स एज व्हाट पपेट्स, जो उनकी एक बेसिक पॉलिसी थी, तो उनको रिस्टोर किया। एंड सिंस देन मैसूर रिमेन अ प्रिंसली स्टेट टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, तो मैसूर, द किंगडम ऑफ मैसूर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट गॉट मर्ज्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। तो फिर उसके बाद प्रोविंस, जो अपना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, उसके थ्रू कर्नाटक वाज कार्व्ड आउट। उसके बाद उसी साल नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट्स बने। बट उस एक्ट के थ्रू लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन होना था, एंड देन कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज वर क्रिएटेड एज कर्नाटक स्टेट, मराठी स्पीकिंग एरियाज वर क्रिएटेड एज महाराष्ट्र। ओके। तो दिस वाज अ बेसिक हिस्ट्री ऑफ मैसूर किंगडम। तो इसी में हम आगे अभी ये करते हैं कि इसमें फिर और क्या क्या चीजें थी। ओके।
सो दिस इज अनदर मैप ऑफ मैसूर किंगडम दैट यू कैन सी। देखो ऊपर मराठा कॉन्फेडरेसी है, और इस तरफ निजाम का है, इस तरफ कार्नाटिक प्रोविंस है विच वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल नाउ। कार्नाटिक के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉट कर्नाटक, वो प्रेजेंटेड तमिलनाडु है, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो। और फिर नीचे ट्रावनकोर किंगडम था, ये केरला का पार्ट है। तो केरला में भी तीन चार किंगडम थे, कोचीन, ट्रावनकोर, कैलिकट। उसमें से ट्रावनकोर सबसे फेमस हुआ, फेमस है ना, उसने बाकी सबको सब्जुगेट किया। और इनफैक्ट हैदर अली के टाइम पे हैदर अली हैड आल्सो इन्वेडेड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ट्रावनकोर, और ही वाज सक्सेसफुल इन दैट आल्सो। तो अब फाइनली when Tipu Sultan came to power, now Tipu Sultan was a man of complex character. This is one of the palaces of टीपू सुल्तान, ये अभी भी वहां का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इट्स अ वेरी फेमस पैलेस built on western lines. You can see that it looks like European building. Okay. तो टीपू सुल्तान जो था, ये अपने आप में एक काफी फेमस, और इसकी अपने हिस्ट्री में एक जगह है। उसके बहुत सारे कारण है। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो ही वॉज मैन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जिसमें उसके कुछ अनस्टेबल पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स भी है, और कुछ उसके पर्सनालिटी के और स्टेट्समैनशिप के भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो विच आर पार एक्सेलेंस। तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैलेंडर, देन अ न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ओके, देन स्केल्स एंड वेट मेजर्स, ये सारी। अच्छा वो, अब जैसे उसका फादर जो था वो तो इलिटरेट था, लेकिन अब वो किंग बन गया तो अपने बेटे को इलिटरेट थोड़ी ना रखने वाला। तो उसका बेटा एजुकेटेड था, एंड उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट भी था। तो इंटरेस्टेड इन यूरोपियन लिटरेचर कल्चर, और उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें अलग अलग, वो लाइब्रेरी अभी भी है म्यूजियम की तरह। तो उसमें हर डाइवर्स फील्ड के सब्जेक्ट्स की किताबें थी, फ्रॉम रिलीजन टू फिलोसॉफी, देन हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, यू नेम इट, ये सब था उसमें। नाउ ही वाज आल्सो वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेसिकली नॉट ओनली अ रेवोल्यूशन, इट इज आल्सो नोन फॉर अ फिलोसॉफिकल बेसिस दैट इट प्रोवाइडेड, नॉट ओनली टू यूरोप बट टू द एंटायर वर्ल्ड। तो उसके जो मेन आइडियोलॉग्स थे जैसे वोल्टायर, रूसो, मोंटेस्क्यू, तो ये सारे जो थे ये इनसे भी टीपू सुल्तान इंस्पायर्ड था। एंड उसने यहाँ पर एक ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में इरेक्ट किया। एंड ही आल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ जेकोबिन क्लब, ये कोई क्लब होगा यूरोप का उसका। एंड ऑल हिज ट्रूप्स वर ट्रेन्ड ऑन वेस्टर्न लाइंस, दे रिमेन्ड डिसिप्लिन्ड एंड लॉयल टू हिम टिल इट्स वेरी एंड। और उसका जो टैक्सेशन सिस्टम था वो ऑफकोर्स, जब हैदर अली ने भी ये मुगल टैक्सेशन सिस्टम ही अपनाया था, और उसमें उसने जो ये लाया था उसमें इनका टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा था, इट वाज मोर देन वन थर्ड ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। बट पॉइंट इज, टीपू सुल्तान जो था ही वाज क्वाइट लिबरल in granting remissions of tax in case the farmers are not able to pay. And another aspect of both Hyder Ali and Tipu Sultan was that they both were secular. इनफैक्ट हैदर अली का भी के जमाने में भी जो उसका सबसे टॉप मोस्ट लेफ्टिनेंट था वो हिंदू था, हिंदू पंडित था। और इसके भी टीपू सुल्तान के भी टाइम पे उसके भी कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और ये सब हिंदूज थे। तो ये हिंदूज मुस्लिम्स इन सब में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। इनफैक्ट ज्यादातर जो मुस्लिम ये थे, जैसे हमने अवध का भी देखा, वो भी सेक्युलर थे, ये ज्यादातर सेक्युलर ही हुआ करते थे। कुछ उसमें गिने चुने लोग थे कट्टर, और उसकी वजह से पूरी मुस्लिम ये फिर बदनाम है कि सारे रूलर्स ऐसे ही थे। यानी एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती बोलते ना, वैसे। तो एक दो की वजह से वो सारे रूलर्स बदनाम हो, उनके कट्टरवाद की वजह से। अब कुछ थे वे वाकई में कट्टर, जिन्होंने मंदिर तोड़े और रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे, वो जिजिया भी लगाते थे, पिलग्रिम टैक्स भी लगाते थे, और फिर हिंदूज को या सिख्स को हाई रैंकिंग पोजीशंस पे नहीं रखते थे। औरंगजेब भी था उनमें से। लेकिन बाय एंड लार्ज, और खैर लेकिन औरंगजेब का एम्पायर सबसे बड़ा था, और वो बहुत बड़ा रूलर भी था, और वो वैसा था इसलिए सारे ही वो सुल्तान और सारे नवाब भी उसके नाम से बदनाम हो, कि सारे ऐसे होंगे, जबकि सब ऐसे नहीं थे। तो
इसके अलावा उसका एक काफी फेमस सेइंग है, इट इज बेटर टू लिव अ डे एज अ लायन देन अ लाइफ टाइम एज अ शीप. ओके. देन ही वाज again as a in his personal life he was totally free from all vices. मैंने वो भी इन सब में, शराब अय्याशी, इन सब में बिलीव नहीं करता था. और ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टेट्समैन. देन उसके ऊपर इनफैक्ट ब्रिटिश जो उस समय जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, जॉन शोर, उसने ये बोला था कि ब्रिटिश का अगर इंडिया में सबसे बड़ा कोई खतरनाक डेडलिएस्ट एनिमी है तो वो मैसूर स्टेट है, अंडर टीपू सुल्तान. टीपू को हराना बहुत जरूरी है अगर हमको इंडिया पे सब्सटेंशियल कंट्रोल पाना है. तो इनफैक्ट ब्रिटिश भी उससे डरते थे. और खैर हैदर अली ने अपना एक सिक्का तो ऑलरेडी जमा के रखा ही था. फिर उसके अलावा टिप्पू सुल्तान की कुछ और भी खासियत खूबियां थी. जैसे ही वॉज इंटरेस्टेड इन, ही एक्चुअली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न ट्रेड. तो उसने उसके लिए अपनी खुद की भी एक, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपनी भी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बनाने की सोची जो एक ट्रेडिंग कंपनी रहेगी. मैसूर स्टेट की ट्रेडिंग कंपनी रहेगी और वो ट्रेडिंग रिलेशंस रखेंगी अलग अलग कंट्रीज के साथ. तो उसने उस जमाने में कई सारे अपने एमिसरीज भेजे थे, फ्रांस, टर्की, ईरान, इवन म्यांमार इधर. देन ही आल्सो ट्राइड टू हैव ट्रेडिंग रिलेशंस विद रशिया एंड अरेबिया. तो उसकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो उसके विजय ये तो था, लेकिन वो शायद कंपनी ज्यादा चल नहीं पाई. एक्चुअली कैसा था ना कि ये जो ट्रेडिंग कंपनीज और ये सब जो ब्रिटेन और यूरोप से में बनी थी, इनके पीछे एक दूसरा भी बैकड्रॉप था ना उनकी, उसकी इवोल्यूशन का, उसकी हिस्ट्री का. और वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. और उसके साथ ही वहां पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू हुई, जिसकी वजह से लॉज बनते थे, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, यानी शेयर होल्डिंग और ये सारी चीजें थी ना, स्टॉक. तो ये सब चीजें कहाँ इंडिया में थी. तो पूरी तरह वैसी कंपनी बनाने की सोच भी थी वेस्टर्न लाइंस पे, तो वो चलेगी थोड़ी ना, क्योंकि उसके पीछे जो बाकी का फाउंडेशन लगता है वो यहाँ पे नहीं था. ओके. अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में तो 10% स्टेक होल्डर उसका वहां की रॉयल फैमिली थी, किंग खुद था. और वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिवेल्ड इन इंडिया कंपेयर टू अदर ईस्ट इंडिया कंपनीज, जो अगले चैप्टर में हमको करना है. तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इनको रॉयल पैट्रोनेज था, क्योंकि द किंग हिमसेल्फ वाज अ स्टेक होल्डर इन दिस कंपनी. तो इनसे एसोसिएटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड जितने भी कानून या रूल्स थे वो बड़े आसानी से पास हो जाते थे. ओके. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, he also was interested in uh, having फ्रेंडली रिलेशन विद अदर. जैसे उसने कैलकाटा में भी एक मॉस्क बनवाया था, उसके ऊपर अपना एक ब्लॉग भी है, वो भी हम देखेंगे, उसमें उसके बारे में दिया हुआ है. उस ब्लॉग की भी लिंक तुमको मिल जाएगी. लेकिन अब कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ये कह ने लिखा है और कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था. रिलीजियस फैनेटिक यानी जैसे औरंगजेब वगैरह थे, जबकि वो ऐसा नहीं था. तो वो मे भी उसको बदनाम करने के लिए लिखा होगा, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो कुछ और बताते हैं. उसने एक्शन उन्हीं हिंदू और क्रिश्चियंस के लिया जो ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे. उसने उल्टा उसके दरबार में और उसके ऑफिशियल हायरार्की में कई हिंदूज और क्रिश्चियंस टॉप पोजीशंस पे भी थे. तो एज सच वो हिंदू मुस्लिम वाला तो नहीं था. ठीक है. इनफैक्ट ही वाज आल्सो, अब देखो एक एक टेम्पल था श्रीरंगी में, शारदा टेम्पल, गॉडेस शारदा का एक टेम्पल था. अब वो तो हिंदू का टेम्पल है, उसको तो मराठाओं ने बर्बाद कर दिया, लूट पाट के सब लेके मराठास ने बर्बाद, वो उसने रिस्टोर करवाया. अब उसको बर्बाद करने वाले मराठा, वो बदनाम नहीं हो रही है, बदनाम. समझ गए. तो ऐसे ही फिर एक उसके पैलेस के बिल्कुल पास में ही एक श्री रंगनाथ टेम्पल था, विच इज barely 100 yards from his palace. And he used to graciously give grants to many temples, Hindu temples. तो इनफैक्ट इस चीज के लिए मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी उसके अगेंस्ट थी कि ये हिंदुओं को इतना सर पे क्यों चढ़ाता है. तो फिर उसको तुम रिलीजियस फैनेटिक कैसे बोल सकते हो. तो बट नेवरदलेस लोग अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग वे में बदनाम होते हैं. तो मे बी दैट वाज द केस विद टीपू सुल्तान. ओके. तो सो वी, ये यहाँ पर सब जो लिखा है वी ऑलरेडी डन दैट. व्हाट वी विल डू नाउ इज द एंग्लो मैसूर वॉर्स. ओके.
चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं. नाउ द किंगडम ऑफ मैसूर, हाँ, इट वाज फाउंडेड इन, जो पहले शुरुआत में 1399 में, जब इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर वगैरह चल रहा था. और फिर उसके बाद 1799 से 1950 तक वो एक प्रिंसली स्टेट की तरह रहा, और 1947 में वो फाइनली इंडियन यूनियन में एक्टिव हुआ थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. और मैसूर स्टेट का जो रूलर था उसको राज प्रमुख बनाया गया. वो खैर बाकी के भी प्रिंसली स्टेट्स को वैसे ही किया. So the kingdom of Mysore, which was founded and ruled for most part by Hindu Wadiyar family, initially served as a vassal to the state of Vijayanagar Empire. The 17th century saw a steady expansion of its territory, and during the rule of Nasaraj Wadiyar and Chikka Devraj Wadiyar, the kingdom annexed large expanses of what is now southern Karnataka and parts of Tamil Nadu to become the powerful state in the southern Deccan. So during a brief Muslim rule, the kingdom shifted to a sultanate style administration. And during this time, it came into conflict with the Marathas, Nizam of Hyderabad, and the kingdom of Travancore and the British, which culminated in the fourth Anglo-Mysore Wars. तो इसको देखो अब, जैसे हर तरफ से इट वाज डेंजर. नॉर्थ में दो पावरफुल किंगडम्स ऑलरेडी आ चुके थे, मराठास और निजाम के. इस तरफ कर्नाटक, अभी हमने मैप से भी देख लिया उसको. So success in the first Anglo-Mysore War and a stalemate in the second was followed by the defeat in third and the fourth Anglo-Mysore Wars. So following Tipu's death in the fourth war, in the siege of Srirangapatna in 1799, large parts of his kingdom were annexed by the British, which signaled the end of the period of Mysorean hegemony over South India. So the British restored the Wadiyars to their throne by way of subsidiary alliance, and the diminished Mysore was transformed into a princely state. The Wadiyars continued to rule the state until Indian independence in 1947, when Mysore acceded to the Union of India by signing the instrument of accession. Okay, so now we'll just go through briefly the four Anglo-Mysore wars. So first Anglo-Mysore war was fought between 1767 to 1769, and it saw Hyder Ali enjoy some measure of success against the British, almost capturing Madras. तो जैसे हमने अभी बात की कि वो कार्नाटिक एरियाज पे उसने फर्स्ट, इसमें तो ब्रिटिश को खदेड़ के रख दिया था. मद्रास सिटी जो है ना, जो आज की डेट में चेन्नई सिटी है, वहां तक मैसूर किंगडम पहुंच गया था. द ब्रिटिश कन्विंस द निजाम ऑफ हैदराबाद टू अटैक हैदर. तो इसी दौर में ब्रिटिश ने निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ अलायंसेज और ट्रीटीज किया. निजाम उल मुल्क के बाद के जो निजाम थे वो ब्रिटिश को लॉयल थे. हमने कल प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात की थी. That was temporary, however, and the Nizam signed a new treaty with the British in February 1768. Hyder Ali had to contend with British Bombay army attacking on the west and the Madras army attacking from the northeast. However, Hyder's attack towards Madras resulted in the Madras government suing for peace and the resultant Treaty of Madras. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में तो इनकी विक्ट्री हुई थी हैदर अली की, or Treaty of Madras was signed, in which British had to cede many territories to Mysore. Then Second Anglo-Mysore War. Now this was fought between 1780 and 84, and it witnessed bloodier battles with fortunes fluctuating between the contesting powers. Tipu defeated Peli at the Battle of Polilu in September 1780 and Braithwaite at Kumbakonam in 1782, both of whom were taken prisoners to Srirangapatna. So this war saw the rise of Sir Iry Coote. Now this Iry Coote was another big figure in British East India Company, under whose leadership basically British won the Anglo-French wars. So now the British commander who defeated Hyder Ali at the Battle of Porto Novo and Arni, Tipu continued the war following his father's death. Now in this war, Hyder Ali perished, that is, he died. Then finally, the war ended with signing the treaty on 11th March 1784, the Treaty of Mangalore, which restored the status quo antebellum. यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में इनके जो पहले के स्टेटस थे, पोस्ट में जैसे हैदर अली ने कई सारा पार्ट इनका ले लिया था ब्रिटिश का, तो वो ब्रिटिश को रिस्टोर हो गया और इनका ओरिजिनल जो था वो इनके पास. तो दैट मीन्स द स्टेटस को वाज रिस्टोर्ड.
and the Treaty of uh, Gajendragarh in 1787 ended the conflict with the Marathas. तो इधर नॉर्थ में भी उन्होंने टीपू ने कुछ ट्रीटीज कर ली थी मराठास के साथ, एंड फाइनली उनके साथ भी थोड़ा बहुत पीस हो गया था 1787 तक। लेकिन फिर नेक्स्ट 87 के बाद 3 साल बाद ही फिर से ब्रिटिश एम्बिशंस वर राइजिंग हाई एंड दे वांटेड कंट्रोल ओवर मैसूर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फाइट किया गया बिटवीन 1790 एंड 1792। तो टीपू सुल्तान इसमें टीपू सुल्तान की डिफीट हुई थी। टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड एन एलाय ऑफ फ्रांस इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर इन 1789 which was a British ally. So British forces were commanded by Governor General Cornwallis himself. Now the resultant war lasted 3 years and was a resounding defeat for Mysore. Okay, resounding defeat यानी इसमें इनको सीवियर रिवर्सेस झेलने पड़े और कई सारी टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ी। Now the war ended after the 1792 siege of Srirangapatnam and the signing of the Treaty of Srirangapatnam, according to which Tipu had to surrender half of his kingdom to the British East India Company and its allies. तो अभी जो हमने हैदर अली के टाइम पे जो उसका मैप देखा था, उसका ऑलमोस्ट आधा ब्रिटिश के पास चला गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। और फिर नेक्स्ट उसके कुछ 4-5 साल बाद फिर से एक वॉर हुआ 1798 to 99 के पीरियड में, which is famously known as the fourth Anglo-Mysore War. Now this saw the death of Tipu Sultan and further reductions in the Mysorean territory. So Mysore's alliance with the French was seen as a threat to the East India Company and Mysore was attacked from all four sides. So Tipu's army was outnumbered 4:1 in this war. अब हर तरफ से अटैक हो रहा है तो ये कहां से बचने वाला। So Mysore had 35,000 soldiers whereas the British commanded 60,000 troops. अब ये जो ब्रिटिश कमांडेड 60,000 ट्रूप्स से दिख रहे हैं, ये ट्रूप्स है ना कौन, ये सब इंडियन। ये जो ट्रूप्स है ये इंडियन इंडियन। बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में एक फेमस बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, द मोस्ट एस्टोनिशिंग फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज दैट द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया विद अ प्रिडोमिनेटली इंडियन आर्मी। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। देखो एलेक्जेंडर भी आया अपनी फौज लेके आया, दुनिया में जो भी वॉर्स होते थे, अब जर्मनी वो हिटलर के टाइम पे जर्मनी के अपने सोल्जर्स थे जो इधर उधर जाके वॉर कर रहे थे, जीत रहे थे। मुगल्स इंडिया में अपनी फौज लेके आए, यहाँ के लोगों को हराए यहाँ। ब्रिटिश एक यूनिक ये थे जिन्होंने इंडिया पे कब्जा किया इंडियन आर्मी के, जिनकी आर्मी में सारे इंडियन। ओके, तो दिस ओनली शोज दैट देयर अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। Now the Nizam of Hyderabad and the Marathas launched an invasion from the north when British won a decisive victory at the siege of Seringapatnam in 1799। और यही वो टाइम था जब टीपू सुल्तान ने बोला कि मैं हारूंगा तो नहीं, मैं भले मर जाऊंगा। he personally went out with his sword to fight, और उस वॉर में he finally was killed and his sword, there is a famous sword called sword of Tipu Sultan। पहले इस पे सीरियल भी आती थी टीवी पे, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, संजय खान ने बनाई, जिसमें वो खुद संजय खान ही टीपू सुल्तान था। Tipu was killed during the defense of the city. Much of the remaining Mysorean territory was annexed by the British, the Nizam and the Marathas। तो सब ने अपने अपनी बंदरबाट कर ली, नॉर्थ का कुछ पार्ट इधर मराठास और निजाम ने रखा, इधर का पार्ट ब्रिटिश ने रख लिया। एक फिर छोटा सा मैसूर किंगडम बच गया जिसपे उन्होंने ब्रिटिश ने वुडेयार फैमिली को रख के अपना पपेट बना लिया, विच रिमेन द प्रिंसली स्टेट टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। So with this, it was curtains for the kingdom of Mysore. The remaining core around Mysore and Srirangapatnam was restored to the Indian prince belonging to the Wadiyar dynasty, whose forefathers had been the actual rulers before Hyder Ali became the de facto ruler. So the Wadiyars ruled the remnant state of Mysore until 1947, when it joined the Union of India. After battles of Plassey 1757 and Buxar in 1764, which established British dominion over East India, the Anglo-Mysore Wars, ये जितने भी हुए, and finally the Anglo-Sikh Wars 1849,
It consolidated British claim over South India, resulting in British Empire in India. Though resistance among various groups such as Afghans and Burmese would last well into the 1880s, but in अफगानिस्तान और बर्मा का पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो 1840 स्पेशली आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में, उसके बाद से ब्रिटिश का पूरा पैन इंडिया पे रूल आ गया। वैसे 1803 तक वो पंजाब छोड़ के वैसे भी पूरा आ गया था, ये बचा कुचा 1849 में आ गया। ओके। Even as a princely state, Mysore came to be counted among the more developed and urbanized regions of India. So this period, 1799 to 1747, also saw Mysore emerge as one of the important centers of art and culture in India. Mysore kings were not only accomplished exponents of fine arts and men of letters, they were enthusiastic patrons as well, and their legacies continue to influence rocket science, music, and art even today. तो इनफैक्ट टीपू सुल्तान के टाइम पे भी रॉकेट्स और इस पे एक्सपेरिमेंट होते थे, यानी यू कैन से दैट मिनिएचर वर्जन्स ऑफ मिसाइल्स। ऑफ कोर्स वो उतने साइंटिफिक लाइंस में नहीं होते होंगे, लेकिन उस पे उसने थोड़ा बहुत किया था, R&D टाइप। ओके। तो विद दिस वी कंप्लीट मैसूर किंगडम। ठीक है। तो अभी हम इसके बाद एक और साउथ का किंगडम करेंगे, दैट इज केरला। तो तब तक इन द मीन टाइम अभी ये फ्रेश मेमोरी में है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो। डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ मैसूर किंगडम।
चलो आगे करते हैं। So you can also read my blog on Tipu Sultan, whose link shall be provided. तो इस ब्लॉग में टीपू सुल्तान से रिलेटेड और भी कई सारे फैसेट्स हैं जो हमने बुक में नहीं किए, या बिपिन चंद्रा की इस किताब में नहीं है। इट्स ए इंटरेस्टिंग ब्लॉग और आर्टिकल। तो टीपू सुल्तान के बारे में कई सारी और चीजें जानकारियां तुमको इसमें मिल जाएंगी। ओके। उसके एंग्लो मैसूर वॉर्स, इन सब के बारे में भी ब्रीफ में लिखा है। फिर टीपू सुल्तान का जो पैलेस था, दिस पैलेस यू कैन सी बिल्ट ऑन क्वाइट मॉडर्न लाइंस। इट लुक्स लाइक अ यूरोपियन बिल्डिंग। तो वेस्टर्न आर्किटेक्चर पे पूरी बनी है। फिर टीपू सुल्तान का एक फोर्ट भी था, उसके बारे में भी जानकारी है इस ब्लॉग में। Then he had another palace called Summer Palace. Now this is a tourist destination, मैसूर में। इसका एक दूसरा नाम था रश के जन्नत, मतलब एनवी ऑफ हेवन इन पर्शियन। So it is a beautiful and opulent palace located in the city of Srirangapatnam in the kingdom of Mysore in India. It was built in late 18th century by him, that is Tipu Sultan, who was the ruler of the kingdom of Mysore at that time. तो इसमें जैसे it has elaborate gardens, decorative architecture, which were inspired by Mughal and Islamic styles. It was set within the large walled compound, which contains various buildings, courtyards, and gardens. The main palace building was a two-story structure with a grand entrance that was adorned with intricate carvings and inlaid and with precious stones. The interiors of the palace were equally grand, with richly decorated rooms, marble floors, ornate furnishings. ठीक है। रशे जन्नत मतलब ये जो है, इज द हाईलाइट ऑफ द पैलेस, द गार्डन्स। सो दे वर लेड ऑन मुगल स्टाइल विथ सिमेट्रिकल पाथ एंड फ्लावर बेड्स, फाउंटेन्स एंड वाटर चैनल्स। ठीक है, विथ इसमें वेरियस फ्लावर्स ये सब थे। इट इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडर एंड ब्यूटी। देन दिस स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, दिस इज अ फेमस स्वॉर्ड। एक्चुअली ये पहले ब्रिटिश म्यूजियम में थी, अभी शायद ये इंडिया में आ गई है। देन एक टीपू सुल्तान ने एक मस्जिद बनाई थी, इसको टीपू सुल्तान मॉस्क बोलते हैं, बट इट वाज नॉट बिल्ट इन मैसूर एरिया, इट वाज बिल्ट इन कैलकाटा एज अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ कैलकाटा। ही हैड बिल्ट दिस मॉस्क। तो ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोलकाता का, मतलब कोलकाता के जो प्लेसेस टू विजिट है उसमें ही आता है। ओके। फिर इसमें और भी कई कुछ चीजें टीपू सुल्तान से एसोसिएटेड, उसकी जयंती से एसोसिएटेड कुछ जो कंट्रोवर्सीज वगैरह चलती रहती है। तो दैट एक तो सबसे बड़ी उसकी कंट्रोवर्सी यही है ना कि वो एक हिंदू मुस्लिम फैनाटिक था, एंड ही परसिक्यूटेड हिंदू। तो ये जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस है एंड बीजेपी और ये इस चीज को और बढ़ावा देते हैं। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट्स में इसकी टीपू की जयंती भी हर्षोल्लास से मनाई जाती है, पूरे केरला में कर्नाटक में मनाई जाती है ये जयंती। और वो उस जयंती में ये मुस्लिम नहीं मनाते, हर कोई मनाता। फिर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे उसको उस पर बैन लग जाता है, फिर ये सब चलता रहता है। ओके। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट state, that is Kerala. So the next kingdom in south is the kingdom of Kerala. तो इट वॉज अ स्मॉल किंगडम, अब तुम इसके साइज से ही देख सकते हो। इट इज इन द सदर्न पार्ट एंड इट वॉज एडजॉइनिंग द ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ कर्नाटिक और इधर ऊपर मैसूर किंगडम। बट इसमें भी कई सारे पार्ट्स थे। जैसे इसमें कुछ फेमस या पॉपुलर सब किंगडम्स थे। अब जैसे किंगडम ऑफ को, कोचीन, कैलिकट, ट्रावनकोर और चिरकाल। तो इसमें
जो ट्रेवेनकोर का किंगडम था, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर वन ऑफ द एबल एंड कैरिस्मेटिक किंग्स बाय द नेम मार्तंड वर्मा, उसने बाकी सारे किंगडम्स को सब्जुगेट करके अपनी टेरिटरीज आगे बढ़ाई. दिस किंगडम ऑफ कैलिकट वाज अंडर जामोरिन, और वो नॉर्दर्न एरिया में था. तो इसने मार्तंड वर्मा ने काफी एरियाज कॉन्कर किए, क्विलोन, इलाइडम. एंड इसमें केरला के एरिया में एक और एक चीज उसमें थी कि वहां पे पोर्चुगीज और डच का भी काफी इन्फ्लुएंस था. इनफैक्ट पूरे मलाबार कोस्ट में पोर्चुगीज का तो था ही. अब गोवा वगैरह तो पोर्चुगीज नहीं बना था, गोवा पे तो इनफैक्ट पोर्चुगीज रूल भी 1964 तक था. तो जो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां से भगा दिया था, हरा के हटा दिया, और इधर उनका प्रभाव था. लेकिन मार्तंड वर्मा ने डच का मिलिट्री इन्फ्लुएंस और उनका ट्रेडिंग वगैरह सब खत्म कर दिया, और फाइनली इट वाज कर्टन फॉर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. और उसके बाद हॉलैंड का इंडिया में कोई लेना देना नहीं रहा, जब से यहाँ पे मार्तंड वर्मा के अंडर में उनकी डिफीट हुई. फिर उसने आगे भी कई सारे अच्छे काम भी किए, जैसे ही बिल्ड इरिगेशन, मेड सम इरिगेशन वर्क्स, बिल्ड कैनाल्स, रोड्स. और उसने एक सबसे रिमार्केबल ये थी कि उसने भी अपनी जो आर्मी थी वो पूरी मॉडर्न लाइंस पे डेवलप की. और फॉर दैट ही रिक्रूटेड मेनी यूरोपियन ऑफिसर्स टू ट्रेन इंडियंस इन वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री ट्रेनिंग. और जिसमें फिर ट्रेनिंग ऑफ फायरिंग गन्स, कैनन्स, मॉडर्न मॉडर्न वेपन्स है ना, उस समय के जो मॉडर्न वेपन्स थे जो इंडियंस के पास नहीं थे. तो तुम बंदूकें खरीद के क्या करोगे, वो तो चलाने भी तो आनी चाहिए. तो उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने एक्चुअली यूरोपियन ऑफिसर्स को रिक्रूट किया था. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग ये जो मार्तंड वर्मा का उसका रूल था, ये एक और चीज के लिए फेमस है केरला एरिया में, दैट इज फॉर द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर. एंड दैट गॉट फर्दर इम्पिटस अंडर हिज सन राम वर्मा. तो रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर इसमें हुआ. और इसमें इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये जो सारे राजे महाराजे थे, ये खुद इसके बड़े पैटर्न थे. अब ये जैसे जो राम वर्मा था, ये खुद ही एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन, एक्टर, पोएट, लिरिसिस्ट और स्कॉलर, ये सब कुछ था. और ये इसने इन सब चीजों को काफी बढ़ावा दिया. अंडर राम वर्मा संस्कृत लिटरेचर गॉट फर्दर इम्पेटस इन केरला एरिया. और वैसे भी ये जो साउथ इंडिया है, ये एंशियंट टाइम से संगम लिटरेचर के लिए फेमस था. तो ये लिटरेरी क्लासिक्स वगैरह तो यहाँ पहले से भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती जाती है. लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस वर्मास इन 18th century, the art culture literature part again got a further impetus and they grew. Okay, then this Ram Verma was also very much interested in European affairs. He regularly read newspapers and journals published in London, Calcutta, Madras. तो ये भी काफी एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी था. लेकिन फिर पॉइंट वही है कि ये इनका किंगडम भी काफी छोटा था, और एंड इवेंचुअली इट वाज ओवरटेकन बाय द ब्रिटिश, जैसे बाकी के किंगडम्स भी, स्पेशली आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जब इधर टीपू सुल्तान भी खत्म हुआ और साथ साथ ये भी इनका तो खैर पहले ही खत्म होना शुरू हो गया था. तो इसको एक बार पीपीटीज में भी देख लेते हैं ना. तो पोर्चुगीज वर आउटस्टेड बाय द डच ईस्ट इंडिया कंपनी who during the conflicts between the Kozhikode and Kochi gained control of trade. Now they lost to Dutch at Quilon after 1661 and later the Portuguese left southwestern coast. तो पोर्चुगीज ने अपने आप को नॉर्थ में शिफ्ट कर दिया. Now the Dutch in turn were weakened by constant battles with Martand Varma of the Travancore royal family and were defeated at the Battle of Kolachil in 1741. An agreement known as Treaty of Mavelikara was signed by the Dutch and the Travancore in 1753, according to which the Dutch were compelled to detach from all political involvement in the region. तो अब जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ही डच का यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ रह के करेंगे क्या. तो वो वहां से चले गए. ओके. Then in the 18th century, Travancore king Sri Anizam, then Thirunal Martand Varma annexed all the kingdoms up to Cochin through military conquest, resulting in the rise of Travancore to preeminence in Kerala. तो जैसे हमने अभी बात की कि यहाँ पे जो पहले और
तीन किंगडम्स थे बड़े, वो थे कैलिकट, चिराक्कल और कोचीन। तो इन सबको मार्तंड वर्मा ने सबजुगेट कर दिया, एंड फाइनली ट्रावेनकोर किंगडम ग्रू. Then the Kochi rulers sued for peace with Anizam, Thirunal, and Malabar came under the direct British rule until India became independent. So in 1757, to resist the invasion of Zamorin of Kozhikode, the Palakkad Raja sought the help of Hyder Ali of Mysore. तो इधर हैदर अली ने ऊपर से अटैक कर दिया था, जो हमने अभी बात की थी ना, हैदर अली ने केरला एरिया में भी अटैक किया था. So in 1766, Hyder Ali defeated the Zamorin of Kozhikode and East India Company ally at that time and absorbed Kozhikode into his state, यानी मैसूर में. Now the smaller princely states in northern and north central parts of Kerala, including Kolathanadu, Kottayam और ये सब जो भी है पलक्कड़ वगैरह, were unified under the rulers of Mysore and were made a part of larger kingdom of Mysore. His son and successor Tipu Sultan launched campaigns against the expanding British East India Company, resulting in two of the four Anglo-Mysore wars. Tipu ultimately ceded the Malabar district and South Kanara to the company in 1790s. यानी ये वो है थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर के टाइम पे, एज अ रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर and the subsequent Treaty of Seringapatam. Both were annexed to the Madras Presidency of British rule in 1792. The company forged tributary alliances with Kochi in 1791 and Travancore in 1795. तो यही जो ट्रिब्यूटरी अलायंसेस, सब्सिडरी अलायंसेस, इसी के थ्रू इन्होंने सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको अपने अंडर में ले लिया. So by the end of 18th century, the whole of Kerala fell under the control of the British, either administered directly or under suzerainty. So इसमें भी तीन चार किंगडम्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, which remained as it is till India's independence. Okay, so with this, the story of Kerala is also done, and in the next part